अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, बात कर लें। क्योंकि आज 5 फरवरी है और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। आज पूरी कौम मिलकर कश्मीर भाइयों के साथ इज़हार यकजहती मना रही है। तो दूसरी तरफ आज सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला जाना है मीरपुर ख़ास और हैदराबाद के दरमियान, और साथ साथ डेविस कप के भी मुकाबले जा रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और कुछ खबरें अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आती दिखाई दे रही हैं कि टीम के अंदर कुछ ग्रुपबंदियां भी होती हुई अभी भी मौजूद हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और ख़ासकर कोशिश करेंगे कि जो खेल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेले जा रहे हैं उस पर अपने जो शो है उस पर गुफ्तगू करें। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद साहब है, जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो उनसे भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कश्मीर भाइयों के हवाले से क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सबसे पहले तो हम 5 फरवरी के हवाले से जो कश्मीरियों के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है ये दिन मनाता है और कश्मीरियों की ज़रूरत को सलाम पेश करते हैं हम पाकिस्तानी कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द जो है आपको हक़ इरादियत मिल जाएगा। और इंशाल्लाह अगला हम साल जो देखेंगे इंशाल्लाह कश्मीरी जो है इंडिया के चुंगल से आज़ाद होकर एक पाकिस्तान के साथ चाहे वो मिल जाए चाहे अपना वतन, लेकिन ये कि उन पे जो जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे इंशाल्लाह ये आखिरी साल है। चलें, आखिरी साल है जुल्म सितम के और हमारी भी दुआ है कि कश्मीर आज़ाद हो और पाकिस्तान का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बने। दूसरी तरफ है कल है चेयरमैनशिप का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान होना है। कल है बाकायदा तौर पर इसके लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मोहसिन नकवी साहब है सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और टीम में ग्रुप बंदी के हवाले से भी बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब सबसे पहले तो कल है अगर हम देखेंगे तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप का ऐलान होना है। क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं और यही कुछ अब तक जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि चेयरमैनशिप उनके हवाले की जा रही है? जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें हम काफ़ी दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ रहे हैं और आपको पता है कि ये कल जो है मुझे ये लग रहा है सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी और उनका नाम तो आपको पता अनाउंस हो चुका है। और जिस तरीके से वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, आया कि उनका क्रिकेट से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे चेयरमैन सियासी बुनियादों पर आते रहे हैं तो लग यही रहा है कि उसी का तसलसल जो है उसे ख़त्म करने के लिए इन्हें लाया जा रहा है। इन्हें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मजबूत चाहिए। नजम सेठी साहब वो भी सियासी थे, ज़काशफ साहब है वो भी सियासी मामला ये भी तो सियासी हैं। तो ये सियासी वो सियासी नहीं होंगे जिनके पीछे एक स्टेम लगी होती जमात की। हो सकता है कि इनको जो ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सही करने के लिए और प्लेयर्स को जो है बिल्कुल आपको पता ना लैंड और लेंथ पर चलाने के लिए ये ग्रास रूट लेवल से जो है जिस तरीके से देखिए मोहसिन नकवी के काम बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं, हो सकता है ये सोच इनके पीछे कार फरमा हो कि एक ऐसा जो है इनका सरबराह लाया जाए जो किसी भी पार्टी के उसमें ना आए, जो वो काम करना चाह रहा है और उसे वो काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे अगर इन्होंने बिल्कुल मेरिट पर फैसला चले। मेरिट पे तो फैसला होगा, लेकिन जो मुद्दत होती है आप समझते हैं कि एक चेयरमैन को पूरी मुद्दत देनी चाहिए आपने? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें जो है चेयरमैनशिप के हवाले से जगहसाई का सबब बनती रही पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जितने चेयरमैन पाकिस्तान के इस 4-6 माह के अंदर चेंज हुए हैं, आप देखें कि 4 चेयरमैन इस वक्त चेंज हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि जो भी चेयरमैन आए उसे पूरी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल मोइन भाई, मैं इसके हक में हूं कि अगर जो भी आता है उसे दे मुद्दत पूरी मुकम्मल करने दे। अगर वो अपना पूरा टर्न आउट ही नहीं कर पाता तो वो तो बाद में उसके बाद एक्सक्यूज कर लेगा कि भाई मैंने जो जो प्रोग्राम बनाए थे, मैंने जो प्लान किए थे, मैं तो रहा ही नहीं इतने अरसा, मैं उन प्लान पे अमल ही नहीं कर सका। और इंशाल्लाह जिस तरीके से इन्हें लाया जा रहा है, मोहसिन नकवी को लाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैनशिप के लिए,
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے پہلے 3 سال کی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو یہ مدت جو 3 سے 5 سال بھی ہو سکتی ہے. اور دیکھیں جب تک آپ کا چیئرمین پی سی بی مضبوط نہیں ہوگا وہ کسی بھی فورم پہ جا کے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا مقدمہ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتا جس طریقے سے دوسرے ممالک کے بورڈز کے چیئرمین کرتے ہیں. دیکھیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، ان کے دیکھیں مضبوط ہے، ایک پراپر چینل سے آتے ہیں تو وہ ان کی اجارہ چل رہی ہے. تو پاکستان کے چیئرمین کو تو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنے دن اس سیٹ پر رہوں گا، تو وہ بیچارہ کیا اپنا ادھر مقدمہ پیش کرے گا. تو ہم یہی چاہیں گے اگر محسن نقوی صاحب ہی آ رہے ہیں، انہیں ہی لایا جا رہا ہے، تو کم از کم جو ان کا جو ٹرن ہے وہ انہیں پورا دیا جائے. جو 3 سال ہے، 3 سال تو آپ کو ان کو پورے دینے چاہیے. لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 سے 5 سال کر دیا جائے. 3 سے 5 سال بھی کر دیا جائے ٹرن اوور. اور اگر یہ کسی کو بھی کام کرنے کا بھرپور طور پر موقع دیا جائے گا اسے ٹائم پیریڈ پورا دینا چاہیے. اور دوسری طرف ہم بات کریں کیونکہ ابھی نئے کپتان بنے شاہنشاہ آفریدی، اور انہوں نے ایک کل ہی میڈیا پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رضوان کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھی، تو رضوان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رضوان ٹیم کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ٹیم میں. اور کیونکہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، ٹیم کے اندر گروپ بندی کی خبریں آ رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں جاوید صاحب سے. جاوید صاحب اب کچھ خبریں ٹیم میں دوبارہ گروپ بندی کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف شاہنشاہ آفریدی جو ابھی T20 کے کپتان بنے ہیں، انہوں نے کل میڈیا پہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ رضوان ہمارے جو ہے باقاعدہ ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے بیٹرز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پلیئر جو اس وقت مستقل ٹیم کا مستقل رکن بھی ہے، پرفارم بھی کر رہا ہے، اس کے خلاف کچھ باتیں ابھی سامنے آ رہی تھی گروپ بندی کے حوالے سے، تو شاہنشاہ آفریدی نے بڑی واضح کر دی اس چیز کو. دیکھیں معین بھائی، دیکھیں آپ نے جو سوال کیا اسی میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جواب تو شاہنشاہ آفریدی نے پریس کانفرنس کر کے ہی دے دیا ہے. دیکھیں تمام دنیا میں کرکٹ جو کھیلی جا رہی ہے، ہمارے پلیٹ ڈیوائیڈ ہیں. کوئی آپ کو پتہ ہے T10 کھیل رہا ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی یہاں کھیل رہا ہے، کوئی سندھ پریمیئر لیگ کھیل رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کرنے والوں کو تو دیکھیں موقع چاہیے. اور شاہنشاہ آفریدی نے جو ہے پریس کانفرنس کر کے پھر جس طریقے سے رضوان کو بتایا کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ چاہے ٹیسٹ ہو، T20 ہو یا ون ڈے ہو، وہ اس پائے کا پلیئر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پلیئرز میں کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ سب ایک ساتھ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ان کے خلاف کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر پینک پھیلایا جائے، کپتانی کا ایشو پیدا کیا جائے. جس طریقے سے شاہنشاہ آفریدی کو کپتان بنا دیا ہے، تو یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش تو ضرور کی جا رہی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی پلیئر جو ہیں اس گروپ بندی کی طرف جائیں گے. چلیں اس گروپ بندی کی طرف جائیں گے. دوسری طرف ہم بات کر لیں تو PSL کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس سے قبل ہے کیونکہ کل سے باقاعدہ طور پر اس کی ٹکٹیں فروخت ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. مختلف اگر ہم دیکھیں تو فرنچائز کے جو ٹیمیں ہیں ان کے میچز، کیونکہ 11 میچز کراچی میں کھیلے جانے ہیں، تو کراچی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ باقاعدہ طور پر ناظرین کل سے جو ہے آن لائن ٹکٹ خرید سکتے ہیں. جاوید صاحب کیا کہیں گے ٹکٹوں کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی سندھ پریمیئر لیگ کا آج فائنل میچ کھیلنے جانا ہے، یہاں پر بھی شائقین کے لیے داخلے فری ہیں، لیکن PSL کے میچز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تعداد میں شائقین کرکٹ گراؤنڈ کی طرف رخ کرتے ہیں، ٹکٹوں کی مار دھاڑ چل رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں اب ناظرین کو یہی چاہیے کہ جو وقت ہے کل سے جو باقاعدہ آن لائن ٹکٹیں فروخت ہوں گی تو اس پہ باقاعدہ پہلے سے ٹکٹ خرید لیں تاکہ آسانی رہے. بالکل معین بھائی، جس طریقے سے آپ نے PSL کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں لوگ ٹکٹوں کے پیچھے، اور آپ کو پتہ ہے پلیئرز کو بالکل آن کیمرہ آ کر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹکٹ کی امید ہم سے نہ رکھیں، کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے ہمارا جو PSL ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے ناظرین کو پتہ چل گیا کل سے آپ کو آن لائن ٹکٹیں ملنا شروع ہو جائیں گی، تو اپنی اپنی ٹکٹیں بک کرائیں، کیونکہ اس دفعہ جو PSL ہونے جا رہا ہے وہ پچھلے PSL سے بھی بہت بڑا PSL ہونے جا رہا ہے. PSL 9 کی رونقیں ہی الگ ہوگی. اور میں یہ چاہوں گا کہ PSL کے معاملات جو ہیں ابھی ایڈورٹائزنگ جو ہے اتنی ابھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 17 کو سٹارٹ ہونا ہے. کم از کم ان کی جو میڈیا ٹیم ہے اسے چاہیے کہ پورے پاکستان میں، اور کم از کم جن شہروں میں ہو رہا ہے، کراچی ہو گیا، ملتان ہو گیا، لاہور ہو گیا، تو ان شہروں میں پنڈی ہو گیا، کم از کم جو ہے
प्लेयर्स की आप पब्लिसिटी तो शुरू करें, सिर्फ ये ना हो कि स्टेडियम के रोड पे सिर्फ आपने पब्लिसिटी कर दी जहां से प्लेयर्स की बसों ने आना जाना है, पूरे शहर में करें। इतना बड़ा इवेंट है, आप नहीं जानते कि दुनिया के कोने कोने से जो लोग इसको देखते हैं, और आपको पता पूरी दुनिया में लाइव जब ये चलता है तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जो है इस ब्रांड को देखते हैं। एशिया का तकरीबन मैं ये समझ रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है PSL, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि इनकी टिकटें जैसे ऑनलाइन शुरू किए तो स्टूडेंट्स के लिए, जो तालिब इल्म है, जो ये मैचेस देखना चाहते हैं, अपने हीरोज को करीब से देखना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए किसी स्पेशल रियायत का ऐलान करें, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये मैचेस देखना आसान हो। चलें, मैचेस देखना आसान हो तो दूसरी तरफ नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और PSL में वो अपनी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करेंगे। और साथ साथ कल मोहसिन नकवी का एक बड़ा बयान आया है सामने वहाब रियाज के हवाले से, और वो कहते हैं कि वहाब रियाज को जो है माजी में मज़ीद और भी ओहदे नवाजे जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। इस वक्त वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। क्या कहेंगे वहाब रियाज के हवाले से जावेद साहब? जी मोइन भाई, देखें वहाब रियाज जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब में मिनिस्ट्री भी है आपके खेलों के उसके पास, और आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी उनके पास है, और हो सकता है जिस तरीके से वो ये चल रहे हैं, हो सकता है कि वो मकसद वो कहते हैं ना कि लाडला, वो इतना अच्छा लाडला बन गया है कि चीफ सेलेक्टर भी है, मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और फिर जब उनके जो बॉस हैं वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, जब वो चेयरमैन PCB बनेंगे तो हो सकता है कि वहाब रियाज को कोई और भी ओहदा मिल सकता है। और मैं ये देख रहा हूं कि मोहम्मद हफीज के लिए जो है आने वाले दिनों में उनके मुआहदे में कोई तोसी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। चलें, अहदे में तोसी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ PCB ने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को NOC जारी नहीं किए हैं, जिसके बाइस शायद खिलाड़ियों के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब, गम और गुस्से के हवाले से खिलाड़ियों के अंदर जो पाया जा रहा है? NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं जारी की, उनका फोकस अभी वर्ल्ड कप पे है, और शायद वाकई फोकस रहना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने अभी हाल ही में देखा जो वनडे वर्ल्ड कप गुजरा है उसके अंदर नसीम शाह के ना होने के बाइस हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर नसीम शाह होते तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता दिखाई देता पाकिस्तानी टीम के अंदर, लेकिन इस वक्त क्योंकि सूरत-ए-हाल थोड़ी सी चेंज हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मुस्तहकम फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद साहब देखिए मोइन भाई, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। देखिए आगे आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, और इससे पहले आपने जो NOCयाँ देना शुरू की थी बिला तफरीक गैर, जो मर्जी NOC जो मांग रहा है प्लेयर आप उनको NOCयाँ दे रहे थे, उसका रिजल्ट जो है आपने वर्ल्ड कप में भी देख लिया, अपनी ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया। प्लेयर्स बिल्कुल आपको थके थके नजर आ रहे थे, तो ये बहुत एहसान इकदाम है। देखें आप उन प्लेयर्स को NOC बिल्कुल जारी ना करें जो आपके प्लान का हिस्सा है। वर्ल्ड कप में आपको पता 5 महीने से भी कम टाइम रह गया है, तो जिन प्लेयर का आपको पता है कि इन उस प्लान का हिस्सा है उन्हें तो ठीक है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं भी उसके हक में हूं और आप भी उसके हक में होंगे, और जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी इसके हक में होंगे कि उन्हें तो बिल्कुल NOC ना दिया जाए। लेकिन जिनकी रोजी रोजगार जिनका इस प्लान में नहीं है, कम से कम उन प्लेयर को तो आप दे सकते हैं। अगर उनको दे देंगे तो उनका जो है आपको पता है रोजी रोजगार लगा रहेगा। लेकिन जो प्लेयर मैं समझ रहा हूं वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, उन्हें तो बिल्कुल NOC नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें। चलें, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ILT में अगर हम देखें जो टूर्नामेंट जारी है, जहां पर आजम खान जो पाकिस्तानी टीम में मुंतखब हुए थे, गो के वहां पर उन्होंने जो है अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन यहां पर बाकायदा तौर पर 20 बॉलों पे सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन नीफ सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया आज़म खान ने। और शायद पाकिस्तानी टीम में इसलिए मुंतखब भी हुए थे कि वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम अंदाज में पंच हिटिंग करते थे, और लेकिन हमने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत पड़ी तो आज़म खान शायद पंच हिटिंग करने में नाकाम नज़र आए। और जिस तरह पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और वहाँ पर हमने देखा कि आज़म खान परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो जहाँ पर 20 बॉलों पर 50 रन की 18 बॉलों पर 50 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए थे आज़म खान। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तानी टीम में जब आज़म खान खेलते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि वो रन करने से कासिर नज़र आते हैं। पिछले दिनों मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने पंच हिटर के तौर पर बात की इफ्तिखार अहमद से, तो इफ्तिखार अहमद ने ये कहा मुझे कि बाकायदा तौर पर जो है खिलाड़ियों को मौका फराहम करना चाहिए। आप लोग ये समझ लेते हैं कि टीम में है और मुस्तकिल जो रन करते हुए दिखाई दें, लेकिन उनका ये कहना था कि
मुकम्मल तौर पर एतमाद देना चाहिए खिलाड़ियों को, पूरी सीरीज़ देनी चाहिए, लेकिन इफ्तिखार शायद मुकम्मल तौर पर जवाब ना दे सके कि पूरी सीरीज़ मिलने के बावजूद, इससे पिछले सीरीज़ मिलने के बावजूद आज़म खान पंच हिटिंग में नाकाम नज़र आए पाकिस्तान की जानिब से। बेशक मिडल ऑर्डर पर अगर हम देखें तो 2 से 3 बल्लेबाज ऐसे ज़रूर हैं पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बड़ा नाम ना होने के बाइस मुस्तकिल टीम का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद आज़म खान पे कुछ है, ऊपर से अगर हम देखें तो किसी की सिफारिश आती है कि वो फिर दोबारा टीम में मुंतखब हो जाते हैं और फिर मुसलसल नाकाम रहते हैं। उसके बावजूद जो हमारे क्रिकेटर है इफ्तिखार अहमद, वही कहते नज़र आते हैं कि मुकम्मल एतमाद देना चाहिए दूसरी टीमों के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि दूसरी टीमों के प्लेयर्स 50, 100, 70, 80 मैचेस खेल रहे होते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में 1-2 सीरीज़ के बाद अगर कोई परफॉर्म ना करे तो टीम से बाहर कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर एक टेस्ट में कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे तो अगले सीरीज से बाहर कर दिया जाता है। तो ये है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से बातें। अगर मैनेजमेंट और सेलेक्टर यही चीज़ें अगर सोच लें कि तमाम ही प्लेयर्स को जो है बाकायदा तौर पर जो है मुकम्मल सीरीज़, मुकम्मल टूर्स पे जो है मौके फराहम करना चाहिए, तो शायद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बनते हुए दिखाई दे। क्या कहेंगे आज़म के हवाले से? मोइन भाई, आज़म के हवाले से आपको पता है कि उसने 18 बॉलों पे जो 50 रन कर दिए, 23 3 50 कर दी। और आज़म नो डाउट आपको पता है इस टाइम पे जो ऊपर नज़र आ रहा है, इससे बड़ा पंच हिटर जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। वो डोमेस्टिक सतह पे पंच हिटर नजर आ रहा है। जब आपको मौका फराहम किया जाता है तो वहां पर आप परफॉर्म करने में नाकाम नजर आए। आपने आसिफ अली को जाया कर दिया जो 5, 7, 10 बॉलों पर लंबी बारी खेलता था, 25-30 रन स्कोर करता था, उसे 8 से 10 बॉलों के लिए मुंतखब किया गया था। वो काम जरूर पूरा कर देता था आसिफ अली, लेकिन इस बेस पे बाहर कर दिया गया कि शायद उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था मोइन भाई। देखें, बात वही है कि डोमेस्टिक में तो वो दबा के परफॉर्मेंस कर रहा था, इसी बिना पर उसका नाम आया था। और जब इफ्तिखार अहमद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपने जब सवाल किया, मैं भी आपके साथ ही बैठा हुआ था, तो इफ्तिखार अहमद ने जो बरामला इस बात का इजहार किया कि नो डाउट उसमें बहुत टैलेंट है आजम खान में, लेकिन उसके जो लब्बे लबाब था, कहने का मकसद ये था कि कम अज कम जो है ना 70 से 80 मैच खेल के डोमेस्टिक में अगर ये ऊपर आते फिर इन्हें चांस मिलता तो ये जो है आपको रिजल्ट देते। देखें, उसने दबे लफ्जों में कह दिया कि देखिए चांस तो हमने पूरा दिया, लेकिन आजम खान जो है बाहर जाके नाकाम हुआ, स्कोर नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें नजर आ रही। देखिए, आजम खान पंच हिटर जरूर है, लेकिन बाहर वो जाके नहीं स्कोर कर पा रहा। हमारी टीम के साथ न्यूजीलैंड में गया, वो स्कोर नहीं। बात यही है, देखिए जो आप जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं, अगर वो इंटरनेशनली करके देंगे तो ही आपकी टीम में चक्का बनती है। इससे पहले आसिफ हो गया, खुशदिल हो गया, हैदर अली हो गया, सबको हम आजमा चुके थे, अब इन्हें टाइम दे रहे हैं। देखिए, ये हैदर अली की आपने बात की, खुशदिल शाह की आपने बात की और दीगर प्लेयर्स की बात की, लेकिन उनमें से थोड़ा सा मुख्तलिफ आसिफ अली हैं जिन्हें सिर्फ 7, 8, 10 बॉलों के लिए रखा गया और उसमें से उसने 2 इनिंग्स के अंदर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर फतह दिलाई है आपको। लेकिन आप शायद इस चीज़ को भूल गए। इफ्तिखार कहते हैं कि 70-80 मैचेस दिया जाए। अगर किसी प्लेयर को 70-80 मैचेस दिए जाएंगे तो वो तो ऐसा लगेगा कि उसने तो अपने कैरियर के तमाम ही मैचेस खेल लिए। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ 1 से 2, 10 मैचेस के बाद शायद साइडलाइन लगा दिया जाता है अगर परफॉर्मेंस ना दिया जाए कोई प्लेयर। नहीं सर, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जितना ज्यादा अच्छे के जितने आपने स्कोर करना है, आप देखिए बिल्कुल कुंदन बन के जब निकलेंगे ना, जब नेशनल टीम में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्कोर भी करेंगे। अगर आप बॉलर है तो आप बॉल भी अच्छी करें। ये सारी चीजें जो है इस तनाजुर में आप देखें। आसिफ अली की आपने बात की, देखें आज आसिफ अली की यहाँ बैठ के हम तारीफ कर रहे हैं, हम ही यहाँ बैठ के तनकीद का निशाना बनाते। देखिए, जब तनकीद शुरू होती है, अगर उसने आपको 2 मैच जितवा दिए, 3 मैच जितवा दिए, वो कम आसिफ अली के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि जावेद साहब है कि आसिफ अली के लिए रखा ही गया था 10 से 12 बॉल, 15 बॉल। जब वो बैटिंग करने आते थे उस वक्त शायद 1 से 2 ओवर्स बाकी बचे हुए होते थे, जिस पे आके वो लंबी हिटिंग करते थे। आपको 5, 6, 7, 10 बॉलों के अंदर वो 25-30 रन करते थे। लेकिन शायद आजम खान के अंदर वो क्वालिटी मौजूद नहीं है जो आसिफ अली के अंदर थी। बिल्कुल वो नहीं है। देखिए, ये 2 मुख्तलिफ प्लेयर हैं, ये 2 मुख्तलिफ प्लेयर हैं। आसिफ अली अगर आज 2 बॉलें भी मिलती है तो वो 1 बॉल पे बड़ी हिट मार सकता है, लेकिन जो है आप आजम खान देखें, पहले
सेट होने के लिए 3-4 बॉलें लेता है, फिर उसके बाद बड़ी हिट पे जाता है। आसिफ अली वाली क्वालिटी अलग है और वही इसकी आजम खान की क्वालिटी अलग है। जब तक ये इनमें अलग अलग क्वालिटी, देखें हमने ही आसिफ अली पे तनकीद कर करके उसको टीम से निकलवा दिया या टीम ने उन्हें निकाल दिया। अब तनकीद, जब अब आजम खान पर तनकीद हो रही, परफॉर्म देखें टीम में परफॉर्म नहीं किया, वो बाहर जाके लीग खेल रहा है, वहां परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है आजम खान। इस पे भी बात होगी मजीद। और इस वक्त मैं यहाँ पर स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है ताबिश मीर ने, एंकर पर्सन है, ये हमारे साथ स्पोर्ट्स के है, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में आने का। और बात हो रही थी आजम खान के हवाले से, और अगर हम देखें तो पिछले दिनों मेरी बात है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इफ्तिखार अहमद, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या पंच हिटर हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, हमने पंच हिटर को भरपूर तौर पर चांस नहीं दिए। तो जब मैंने आजम के हवाले से बात की और माजी की बात की थोड़ी सी कि अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी के बाद शायद पाकिस्तान के अंदर पंच हिटर कोई नहीं आया, आजम को आप निकाल कर लेके आए, मौके फराम किए, लेकिन आजम नाकाम नजर आए। दूसरी तरफ आसिफ अली एक ऐसा प्लेयर था जो पंच हिटर के तौर पर पाकिस्तान के नहीं अच्छा बैटर निकल कर आया था, क्योंकि 5 से 7 10 बॉलों के अंदर वो 25-30 रन स्कोर करता था। लेकिन उसकी भी 2-4 इनिंग के बाद शायद उसे ऐसा लगा कि टीम से ड्रॉप करना बेहतर समझा जा रहा था। खुशदिल शाह को आपने चांस दिया लेकिन वो भी नाकाम नजर आया, हैदर अली को आपने चांस दिया वो भी नाकाम नजर आया। अब आजम खान पे आपने दोबारा भरोसा किया था लेकिन वो नाकाम नजर आए। आप समझते हैं कि पंच हिटर की हमारे पास है कमी हो गई है, जबकि इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि किसी भी प्लेयर्स को जब वो 60-70, उनका कहने का मकसद है दीगर ममालिक के प्लेयर जब 60-70 मैचेस खेल लेते हैं तो शायद फिर कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 मैचेस आप खेलेंगे और परफॉर्म ना करेंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और तफसीली सवाल किया है। शहजादा मोइन साहब, आपको इस बात को समझना होगा, इस बात का इदराक आपने करना होगा, जावेद इकबाल भट्टी साहब ने करना होगा कि जो खिलाड़ियों का हम समझते हैं कि वो हार्ड हिटर है या फिर वो कम गेंदों पे ज़्यादा रन करेंगे, मॉडर्न डेज क्रिकेट को तायुन करेंगे बेहतर अंदाज से, तो ये तब मुनासिब होगा जब आप उस खिलाड़ी की नेचुरल एबिलिटी को समझेंगे। अगर बात की जाए, मैं मौजूद था नेशनल स्टेडियम में, वहाँ एक दोस्त हमारे साथ मौजूद था, उन्होंने कहा मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ आसिफ अली को जब वो ओपनर बैटर थे। तब हमें मालूम पड़ा कि आसिफ अली पहले ओपनर थे, फिर बाद में जब उन्हें मौके और मौके नहीं मिले मजबूरन उन्हें एज अ हार्ड हिटर खेलना पड़ा। फिर आपने बात की हैदर अली की, हैदर अली अंडर 19 में 1 डाउन आते थे, आपको उसे लोअर मिडिल ऑर्डर में आपने उसको आजमाया, आपने इसी तरह मोहम्मद हारिस को मिडिल ऑर्डर में आजमाया। आप खिलाड़ियों को उस नेचुरल नंबर पर नहीं खिला रहे हैं जिसकी वजह से उनके नतायज, उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से मौसर नहीं है। दूसरी जानिब आप बात कर रहे हैं आजम खान के हवाले से, आप आजम खान को मौके और मौके जहां दे रहे हैं, आप ये बात समझे ना कि वो एशियन पिचेस के लिए बने हुए हैं। आप उन्हें मौके देते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहाँ के लिए वो नहीं है। एक आपके पास क्या ड्रॉप इन पिचेस थी? आपके ये जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी ड्रॉप इन पिचेस पर परफॉर्म करके दिखा पाए? क्या इन्होंने वहाँ रनों के अंबार लगाए? क्या बाबर आजम का बल्ला वहां उस तरीके से चल पाया? बाबर आजम का पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर सीरीज में देखें तो बाबर आजम ने रन किया, टेस्ट मैच में बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर पाए ड्रॉप इन पिचेस पर। आप इस बात को तस्लीम करें, माने, आप जहां गलती है, जहां खामी है, उसे हमें तस्लीम करना होगा। आसिफ अली पर हमने तनकीद नहीं की थी, हमने उसकी परफॉर्मेंस पर तनकीद की थी। T20 के मैचेस पे बात कर रहा हूं, इसलिए आसिफ अली का नाम लिया। आसिफ अली, अगर आसिफ अली वो वाहिद प्लेयर था जिसके साथ जाती हुई पंच हिटर, अगर उसे मुस्तकिल चांस मिलता तो आफरीदी या अब्दुल रज़ाक जैसा वो बैटर बनकर सामने आ जाता, क्योंकि उसने ये मौके दिए, मैचेस आपको जितवाए। बेशक उन्होंने कमजोर टीमों के खिलाफ जिताए, लेकिन वहां पर आकर उन्होंने 10-8 बॉलों पर 25, 30, 35 रन की बारी खेली है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसिफ अली जब टीम में मौजूद थे तो आप अफगानिस्तान से नहीं हारे थे, फिर वर्ल्ड कप के दौरान आपको अफगानिस्तान से तारीख में पहली मरतबा शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम नुकता ये, हम जब आसिफ पर तनकीद करते हैं या फिर हम किसी भी खिलाड़ी पर हम तनकीद तब करते हैं, हम तनकीद तब जी बिल्कुल मिलना चाहिए था, लेकिन ये बात है हम उसकी जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो, तसलसल से वो रन ना करे, तो फिर उसके मुतबादिल के तौर पर हम देखेंगे। हमने आजम को मौका दिया, अब वो उस तरीके से हमारी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया था, जो साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक हों या फिर इस वक्त मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज हों, वो यही कहते हैं ना, डोमेस्टिक के सर्किट को देखकर हम खिलाड़ियों को पिक एंड चूज करते हैं। आपका मैयार डोमेस्टिक है, आया बल्ले वहां जो डोमेस्टिक में
परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो, आपकी पिचेस उस तरीके की ना हो। से मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि डोमेस्टिक की क्रिकेट पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ तो हम पीएसएल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वहां से हम प्लेयर्स निकालते हैं, वहां से टी20 का स्क्वाड हम बनाते हैं। ये तो वाहिद मौका है अभी लास्ट का जहां नेशनल टी20 में जो है मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी। इस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वहाब रियाज ने, उस मौक़िफ़ के मुताबिक उन्होंने टीम का चुनाव किया, उस मौक़िफ़ के मुताबिक उन्होंने सिलेक्शन की। मैं उस मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो मुद्दा बयान किया था उस मुद्दे को सामने रखा, उस पर टीम का इंतखाब किया। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली है। बाकी टीम का इंतखाब पे चले, हम आपसे बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या आप समझते हैं कि एक वहाब रियाज बड़ा नाम जिस किस्म की बॉलिंग वो करते थे, कई अगर हम देखें तो हमारे पास टी20 में ऐसे कम, बल्कि वनडे में भी ऐसे कम बॉलर निकल कर सामने आते हैं। इंतखाब की आपने बात की, क्या एक चीफ सेलेक्टर 6 ओपनर टी20 के अंदर 4 विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत फैसला है। लेकिन दूसरी जानिब एक बात ये भी है कि क्या आप जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, आप मेरा जवाब बिल्कुल उसी तरह 6 प्लेयर्स को आप ओपनर्स के तौर पर इंतखाब कर सकते हैं, तो मिडिल ऑर्डर पर आप सिर्फ एक बैटर पर क्यों इनिसार कर रहे हैं? आपके पास डोमेस्टिक में कोई मिडिल ऑर्डर नहीं था। आप मुझे नाम बताएं ना सर कौन है, और मुझे आसिफ अली को आप दोबारा कर सकते थे, हैदर अली ने परफॉर्म किया हुआ था नेशनल टी20 के अंदर, आप दोबारा मुंतखब कर लेते हो उसे, क्योंकि खिलाना तो आपको नंबर 6 पोजीशन पर था। आप देखें अगर आपको आसिफ अली को मौका देना है, आपको नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं देना है, सीनियर खिलाड़ियों पर आपको इन्हिसार करना है, तो फिर आपसे ये भी सवाल फिर आप ही करेंगे मुझसे कि जनाब क्यों नहीं नौजवानों को मौका दिया जाता है? नौजवानों को भी तो मौका देना है ना। एक भले नौजवानों को हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी टी20 में मौका दिया था, ठीक है, जब भी क्या रिजल्ट आया था, जब भी आजम खान वगैरह सारे नए बच्चे थे ना। और इस दफा भी आप कह रहे हैं ना ग्रास रूट लेवल से 6 ओपनर भेज दिए, 3 विकेट कीपर भेज दिए, आपने सिलेक्ट करके भेज दिए। अब आया यही ग्रास रूट लेवल जो है, आप जो वर्ल्ड कप का आगे प्लान लेकर आएंगे, यहीं से प्लेयर उठाएंगे या ये जो अपनी पीएसएल की परफॉर्मेंस है वहां से उठाएंगे? ये आप खुद मुवाजना करके बता दें। नहीं, आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आजकल जिस अंदाज से मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं, मुद्दे को सामने रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जावेद इकबाल भट्टी साहब हमेशा से अक्सर ये भूल कर जाते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ आपको जूनियर खिलाड़ियों को भी तो टीम में रखना है। आपको कॉम्बिनेशन पे आप मुझे जावेद इकबाल भट्टी साहब बात तो करने दें। आप जब आपका जिक्र हो रहा था तब हम खामोशी से सुन रहे थे, आप तमाम सीनियर खिलाड़ियों के हक में बोल बाला कर रहे थे, बोल रहे थे, हमें भी तो बोलने देना। बात सारी ये है सीनियर खिलाड़ियों के साथ आपको जूनियर खिलाड़ियों पर तवज्जो देनी है ना। आज क्या वकार यूनिस जावेद इकबाल भट्टी साहब उस तरह से बॉलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आज आप जावेद इकबाल भट्टी साहब वकार यूनिस की बात नहीं करेंगे ना इस प्लेटफॉर्म से। आपको पता है उनका जो कैरियर था वो खत्म हो गया। अब आपको नौजवानों की तरफ देखना होगा। मोहम्मद इकबाल आमिर की आप बात क्यों नहीं कर रहे? मोहम्मद आमिर की भी तो अच्छी परफॉर्मेंस थी इस वक्त शाहीन के साथ, वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन प्लेयर जब अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना चाहे तो वहां पर मैं नहीं समझता कि उसे भरपूर तौर पर मौका चाहिए, मौका देना चाहिए। अगर वो सिर्फ टी20 पे फोकस करना चाहते हैं, ये बात है तो हम परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, हम बात इस हवाले से कर रहे हैं। आज अगर वहाब रियाज ने जिन खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया, क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही डोमेस्टिक सर्किट में। वो आया आपकी डोमेस्टिक की क्रिकेट उस मयार की हो या ना हो। बात कर रहा हूं कि जब 6 ओपनर वहाब रियाज साहब इतने सीनियर हैं, 6 ओपनर एक टीम में शामिल कर रहे हैं, जब आपको पता है कि हमारे पास मुस्तकिल रुकन के तौर पर बाबर और रिजवान ओपन कर सकते हैं, तो 6 ओपनर का जवाब ही नहीं था। आप मिडिल ऑर्डर पर तलाश करते वो प्लेयर्स, आप वहां पर पंच हिटर तलाश करते जब आपको पता है आखिरी 10 ओवर में हमारे बैटर रन कर सकते हैं। क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी इफ्तिखार अहमद पर आयद होती है निचले नंबरों पर जाकर वो हार्ड पंच हिटिंग करें? आप मुझे ये बताएं जनाब शहजादा मोइन साहब, आप जब ये सवाल कर रहे हैं तो आप समझे ना आपकी टीम के अंदर 2 एंकर रोल अदा करने वाले खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अगर ये दोनों एक साथ तो ऊपर के नंबर पर बैटिंग करते हैं तो पावर प्ले स्लो डाउन हो जाता है। इसके बाद आपके जो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, इससे पहले भी यही 3 साल से ओपन करते हुए आए हैं टी20 तजर्बात करना हमने किए ना, हमने देख लिया इसका नुकसान, हमें नजर आ गया नुकसान। यहाँ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेहतर ये होता है जो निचले नंबरों पर जाकर अच्छी लंबी इनिंग बारी खेल सके। मैं समझ रहा हूँ ये जब से आपने कॉम्बिनेशन तोड़ा है ना रिजवान और बाबर का, उसके बाद जो है नीचे तक सफल नहीं कर रहे थे प्लेयर। तो नहीं फिर इसका ये मतलब है, फिर इसका ये मतलब है, लेकिन आप जाइए जहां आप ये बात कर रहे हैं ना जनाब, आप जहां ये बात कर रहे हैं, आप जहां ये सारी बातें कर रहे हैं, आप ये सारी चीजों पर लब्बे लुबाब अपना पेश कर रहे हैं,
تو اس میں دوسری جانب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ محسن رضا نقوی صاحب آنے والے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، کل وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے. انہوں نے گزشتہ روز اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ وہاب ریاض اپنی سروسز کو جاری رکھیں گے، اور مزید جو ہے سروس جاری رکھیں گے، اور کچھ عہدے مزید بھی ان کو ملنے والے ہیں، اور بھی انہیں نوازا جائے گا، اور بھی انہیں نوازا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے. اب آپ دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں وہاب ریاض ایک بڑا نام، یہ بڑا نام کئی سالوں سے پاکستان کی کرکٹ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائے، پھر کسی نہ کسی کے آشیرواد کے بعد آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بڑا بورڈ. نام تھا، اس نے پاکستان کو بہت سے ریکارڈ دیے ہیں، آپ اس کی بالنگ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن ایک ٹائم ہوتا پلیئر کا جب آپ کو پتا پرفارم نہیں ہوتی تو خود ہی آپ کو پتا ہے کہ سینئر موسٹ کھلاڑی آپ سے اور مجھ سے بڑے تو صادق محمد صاحب ہیں نا سر، ان کا یہ اس موضوع پر تبصرہ یہ ہے کہ آپ تقریباً کھلاڑیوں کے درمیان اتنا تو گیپ رکھیں کہ یہ تمیز ہو کہ بھائی وہ مجھ سے 10-12 سال سینئر ہے. اب وہاب ریاض کو جب آپ کھلا رہے ہیں تو ساتھ کے کھیلے میں وہاب ریاض شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں کھیلے ہیں، شاہین شاہ آفریدی وہاب ریاض کی کپتانی میں کھیلے ہیں، یہ پورا سلسلہ رہا ہے میں نا. آپ کے ساتھ ہوں، اس پہ میں حق ٹھیک ہے نا، بالکل ان میں فاصلہ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے. آپ کسی بڑے عمر کے جس کو تجربہ تھا، آپ جو ہے اس حوالے سے اقبال قاسم صاحب کو یہ ذمہ داری دے سکتے تھے، توصیف احمد صاحب کو دی تھی نا، ایک دن کی آپ نے ذمہ داری دی، اس کے بعد آپ نے وہاب ریاض کو لگا دیا. آپ چاہتے اور کسی کو بہتر سمجھتے اس کو یہ ذمہ داری دیتے، جو یہ ایج ڈیفرنس ہوتا تو چیزوں کا بہتر تعین ہوتا. اسی پہ آ جاتے ہیں محمد حفیظ کے حوالے سے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ محمد حفیظ صاحب دیکھیں، بات کہوں گا اصولوں کی، میری عادت ہے، میں آپ اصول ابھی پر وہاب ریاض پہ تھوڑی سی تنقید کر رہے ہیں کہ میں گیپ ہونا چاہیے، تو محمد حفیظ بھی انہی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں پیڈ کانٹینٹ پر کام نہیں کرتا، نہ میں ایجنڈا بیس صحافی ہوں. میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اگر بات کروں تو اصولوں کی کروں، دیکھنے والے کو سچ بہتر سمجھ میں آئے. محمد حفیظ صاحب نے اب تک کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، وہ ہیڈ کوچ کی جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس کی اہلیت وہ رکھتے نہیں ہیں. انہیں بھی نوازا گیا ہے، جس طرح سے اس کرکٹ بورڈ میں نوازنے کا کلچر اوپری سطح سے شروع ہوا ہے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیاسی طور پر نوازا جاتا ہے، یہ ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے. گھر کو آگ لگی ہے اپنے ہی چراغ سے، شاعر نے کہا تھا، اور یہی ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو ارباب اختیار ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں وزیر اعظم پاکستان، انہیں چاہیے کہ وہ سی ویز کو کنڈکٹ کریں، انٹرویوز کریں، اور جو اہل آدمی ہے اس کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی شوگر میل کے پہلے مالک کو آپ نے بنا دیا، معروف صافی کو آپ نے بنا دیا، اس وقت آپ نے نگراں وزیر اعلیٰ کو آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنا رہے ہیں. زیادتی نہ کریں. آپ جب اوپر سے میرٹ کا کھلواڑ کریں گے پھر نیچے تک جو ہے میرٹ نظر نہیں آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ میں. پہلا اہم نقطہ یہ ہو گیا. دوسری بات، آپ نے بات کی محمد حفیظ کی، آپ کے پاس کیا اور اہل لوگ نہیں ہیں ہیڈ کوچ بننے کے لیے؟ اس وقت ڈگری حاصل کی ہوئی ہے نا، اگر میں غلط نہ ہوں. یاسر عرفات صاحب جو ہیں وہ کوچ کے حوالے سے انہوں نے باہر جا کر ڈگری حاصل کی ہے. جلال الدین صاحب نے 8 ماہ تک یا سال تک ملک سے باہر رہے، اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہو جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، جو شخص اہل ہے، قابل ہے، صلاحیت مند ہے، جس کے پاس ڈگریاں ہیں، جس کے پاس قابلیت ہے. آپ کو یاسر عرفات پسند نہیں آتے، آپ کو جلال الدین صاحب پسند نہیں آتے، جلال صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو جلال نہیں آتے نا پسند، تو آپ کے پاس عبدالرؤف تو موجود ہے نا. عبدالرؤف تو پاکستان میں ہی ہے، آپ انہیں کیوں نہیں دیتے موقع؟ آپ کیوں نہیں دیتے عبدالرؤف کو موقع؟ عبدالرؤف کیونکہ سچ بولتے ہیں، عبدالرؤف میں ہمت ہے، جرت ہے، وہ بات کرتے ہیں. بات ہے تو محمد سمیع کو موقع نہیں مل سکا آج تک، کیونکہ محمد سمیع وہ واحد ہے کرکٹر تھے جو فاسٹ بالر تھے جو اپنی کبھی بھی انجری سے ٹیم سے باہر نہیں ہوئے. اگر وہ آ جاتے تو شاید ہے بہت سی انجری فاسٹ بالر جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہت زیادہ جو انجری کا شکار ہوتے ہیں، شاید کچھ ٹپس تو محمد سمیع بھی دے دیتے. دیکھیں، آپ چیزوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آزمانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ یہ جو کھلاڑی ہیں، محمد حفیظ کی آپ نے بات کی، وہاب ریاض کی، جاوید اقبال بھٹی صاحب نے بات کی، اگر ان کو پاکستان کرکٹ کا درد ہے، اگر یہ سینئر کھلاڑی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بہتر کر سکتے ہیں، تو جائے نا گراس روٹ لیول پر کام کریں. آپ انڈر 13 ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ انڈر 16 ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں، گراس روٹ لیول پر کام کریں، پاکستان کے گراس روٹ لیول کے سٹرکچر کو بہتر کریں. جب تک آپ اس سٹرکچر کو بہتر نہیں کریں گے تب تک پاکستان کرکٹ نہیں سدھر سکتی. محمد یوسف صاحب کام کر رہے ہیں نا انڈر 19 ٹیم کے ساتھ مل کر. انڈیا میں آپ نے دیکھا راہل ڈیوڈ صاحب نے نہ صرف کام کیا، نتائج لائے، جس کا یہ سلسلہ بن چکا ہے کہ جیسوال جس کی شاندار پرفارمنس رہی ٹیسٹ کرکٹ میں انگلینڈ کے خلاف، وہ راہل ڈیوڈ کی دریافت ہے، راہل کی دریافت ہے. تو آپ اس طرح کے ناموں کو اگر آپ کو سامنے لانا ہے تو آپ کو گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا.
آج آپ اور میں اگر مرزا سعد بیگ کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے کوچ موجود ہیں فلپ صاحب، جن کی کارکردگی ہے، انہوں نے جو ہے کافی سپورٹ کیا انہیں. اس کے بعد دیگر جو ہیں ان کی چلیں اس پہ مزید بھی اور بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے. تو اس وقت آج بڑا مارکا کھیلا جانا ہے میرپور خاص اور حیدرآباد بہادر کے درمیان ہے. سندھ پریمیئر لیگ کا فائنل میچ کھیلا جانا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد یہ فائنل میچ کا آغاز ہو جائے گا. یہ ٹورنامنٹ کیسا رہا، اس پہ بھی تابش میر سے بھی بات کر لیتے ہیں. تابش، کیسا رہا یہ ٹورنامنٹ؟ سندھ پریمیئر لیگ کو کس طرح آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، وادی مہران، اور نہ صرف یہ وادی مہران جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت یہ ایونٹ رہا. پی ایس ایل کے مقابلے کا ایونٹ جو ہے ہونے کے حوالے سے باقاعدہ زور و شوروں سے اس کے ایونٹ کے آغاز سے ہی تیاریاں کی گئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایونٹ میں موجود 6 ٹیموں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. جو ٹیمیں تھیں انہوں نے نہ صرف شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، زبردست انداز سے ہم نے نوجوان کھلاڑیوں کو بھی موقع اور مواقع دیکھتے ہوئے دکھائی دیے. خاص طور پر جن کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ موقع اور مواقع نہیں دیتا تھا، آپ نے انہیں موقع اور مواقع دیے. کوچنگ پینل میں ہم نے یاسر عرفات کو دیکھا. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی خدمات حاصل کی. بعد ازاں اگر بات کیجیے آج کے فائنل کے میچ کے حوالے سے، رات سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں جو اس لیگ میں منسلک ہیں ان کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے حیدرآباد بہادرز کی جانب سے، اور وہ فرینچائز اونر جو ہیں ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے خاص طور پر جو کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے ایک ٹائم ڈیڈ لائن دی ہے اور اس کے بعد وہ فائنل میچ تو ختم ہو گئی. دونوں ٹیمیں فائنل کے لیے موجود ہیں اور اسی حوالے سے تھوڑی سی بات بھی کر لیں. تو میرپور خاص نے حیدرآباد بہادر کے خلاف ٹاس جیت لیا ہے اس میچ فائنل میچ کے لیے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ بات چل رہی تھی اوور آل اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے. جاوید اقبال بٹی سے بھی بات کر لیں. جاوید صاحب، بہت سی خبریں اس میں تو بڑی تفصیلاً تابش نے کہہ دی کہ اچھا موقع فراہم کیا کھلاڑیوں کو، لیکن میری نظر میں تھوڑا سا چینج ہے. اس میں ایمرجنگ پلیئر کو موقع فراہم نہیں کیا گیا. اس میں کھلاڑیوں کو پیسے کی ادائیگی کے مسائل چلتے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر رہا یہ ٹورنامنٹ؟ دیکھیں معین بھائی، اگر سندھ پریمیئر لیگ کے حوالے سے دیکھیں، جس طریقے سے سندھ کا نام آیا اور پریمیئر لیگ آئی، اس حوالے سے تو بہت اچھا تھا. جس طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا، آپ کو تو جب سٹارٹ ہوا تھا تو جتنے بھی پلیئرز تھے جو ریجنز کے، لاڑکانہ، میرپور، حیدرآباد، وہاں کے بچے، نواب شاہ، وہاں کے بچے جو تھے وہ بالکل تیار تھے کہ اب جو ایمرجنگ پلیئر جو ہیں ہم جو ہے سندھ پریمیئر لیگ کھیلیں گے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے امیرجنگ پلیئر کوئی نظر نہیں آیا. راتوں رات کوئی فلائٹ سے آتے ہیں، اگلے دن وہ میچ کھیل لیتے ہیں کھلاڑی، میچ کھیل رہے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنے میچ پہ آ جاتے ہیں. یہ چیزیں چند ایک چیزیں ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا ہے نا، یہ نگراں گورنمنٹ کے ٹائم پر ہوا ہے. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی، ان کے ٹائم میں اگر یہ ٹورنامنٹ ہوتا، پھر آپ کو تماشائی بھی نظر آتے اور میچز میں جو آپ کو ایمرجنگ پلیئر بھی نظر آتے. یہ ساری چیزیں نظر آئی. جاوید اقبال بٹی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ عرصے قبل یہ ٹورنامنٹ ہو جاتا تو شاید کچھ بہتر ہوتی بھی نظر آتی یہ ٹورنامنٹ، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی گیا. میری نظر میں شاید مکمل طور پر سندھ پریمیئر لیگ فلاپ ٹورنامنٹ رہا، جہاں پر شاید ایمرجنگ پلیئرز کو جو مقصد تھا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع فراہم کیا ہے، نوجوان کھلاڑی گروم ہو، اپنی صلاحیتیں دکھائیں، لیکن شاید ایسا کچھ اس سندھ پریمیئر لیگ میں نظر نہیں آیا اور پھر ایک دفعہ پھر سندھ کے کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. تابش میر، آپ کا بہت شکریہ. جاوید اقبال بٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.